जब से इंसान बने तब से लड़ाइयाँ होती आ रही हैं और जहाँ जंग बहुत ही वाहियात चीज़ है, वहीं ये हमेशा अपने पीछे कुछ चीज़ें कहानियाँ भी छोड़ जाती है। तो जो गज़ब की बात होती है, सब कुछ तबाह कर देने वाली डिवाइस के यूं ही फेंके हुए होने से लेकर अंडर वाटर कब्रिस्तान तक। तैयार हो जाइए लड़ाई के लिए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं सबसे गज़ब की मिली हुई मिलिट्री चीज़ें जिस पर भरोसा ना कर सको उसकी परत खोलना। एक सैनिक का काम होता है सेवा करना और बचाना, लेकिन कई बार ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव भी बन सकते हैं। ये पिक्चर तब ली गई जब मई 2003 में इराक के किरकुक में यूएस की 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड ने अपने नॉर्मल ट्रैफिक इंस्पेक्शन में 999 गोल्ड बार्स एक ट्रक में छुपे हुए पाए। ये चमचमाता हुआ खजाना पेंटागन के एक ऑफिसर के हिसाब से करीब $1 बिलियन के चौथाई जितनी कीमत का होगा। और ये पहली बार नहीं था जब मिलिट्री की मिली हुई चीजों में सोना मिला था। इंटरनेट पर अजीब जगहों पर लोगों को अजीब सी चीजें मिली हुई हैं और ये कहानियां भी हैं। जो कहानियां इनमें सच हैं उन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे कि इनमें से कितनों के मिलिट्री कनेक्शन है। एक ऐसी क्रेजी कहानी शुरू होती है निक मीट से, जो कि एक मिलिट्री एंथुसियास्ट और टैंक कलेक्टर था, जिसने यूके के नॉर्थम्पटनशायर में एक टैंक ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्कूल भी खोला हुआ था, जिसका नाम था टैंक सलॉट। अब 2017 में अपने अगले टैंक की तलाश में ये ईबे पर था। तब उन्हें $38,000 में एक चाइनीज टाइप 69 बैटल टैंक मिल रहा था। 1980s में बना हुआ ये टैंक रशियन T-54 डिजाइन की कॉपी था, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अच्छा टैंक माना जाता है और इसके करीब 1 लाख पीस बने थे। लेकिन अपने इंस्पायर से ठीक उल्टा चाइनीज टाइप 69 टैंक की दुनिया में बहुत ही रेयर था। जब ये 1958 में बना तब से इसके सिर्फ 4500 पीस ही बनाए गए। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि निक तो इसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो गया। जब चाइनीज टाइप 69 टैंक अलॉट में आया तो जो निक को करना चाहिए वही उसने किया। टैंक की कंडीशन को देखना और उसके डैमेज पार्ट्स को रिप्लेस करना। इसी प्रोसेस में टैंक अलॉट की टीम ने सेफ्टी के लिए टैंक का कोना कोना खोजा। ये आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं और इनमें से बहुत से खुद भी फट सकते हैं। तो जब वो अपने नए नवेले आए चाइनीज टैंक की खोजबीन कर रहे थे तो निक और उसकी टीम को कुछ अजीब चीजें मिली। ऐसा लगा जैसे फ्यूल कनस्तर जाम हो गया था, लेकिन अंदर फ्यूल की जगह कुछ और भी दिखाई पड़ रहा था। तो जब टैंक सलॉट की टीम का एक आदमी उसके अंदर गया तो कोई नहीं जानता था कि क्या उम्मीद रखी जाए, लेकिन जो उसके सामने आया उस पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता था। जो कुछ भी अंदर था उसके वजन से जूझने के बाद निक के कलीग ने कुछ ऐसा निकाला जो कि शुरू में एक ईंट की तरह दिखाई पड़ रहा था, लेकिन सोने की ईंट। आगे जब खोजी गई तो मालूम हुआ कि ईंट वाकई में सोने की थी। तो मतलब कि टैंक लौट के हाथ वाकई में सोना लग गया था और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। जैसे एक जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है, वैसे ही जब भी कनस्तर में एक हाथ जाता तब एक नई सोने की ईंट आ जाती। और ये सब तब तक बाहर निकलता रहा जब तक कि कुल मिलाकर 500 सोने की ईंटें ना निकाल ली गई, जिनकी वैल्यू करीब $2.7 मिलियन थी। जिंदगी बदल कर रख देने वाली रकम के हाथ में होने के बाद अब जो सवाल सबकी जुबान पर था वो था कि क्या निक वो सोना रख सकता था या फिर नहीं। दुख की बात है, जब कोई ऐसी अनमोल चीज मिलती है तो हर बार जिसे मिली हो उसकी हो गई वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए निक को अपनी ये ईंटें पुलिस के हवाले करनी पड़ी, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से पुलिस को उसके असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी थी। ये चीज दुनिया भर के ट्रेजर हंटर्स के मन में खटास पैदा कर देगी। लेकिन इस रूल के पीछे का लॉजिक ये है कि जरूरी आर्कोलॉजिस्ट आइटम्स को सही तरीके से बचा कर रखा जाए और गलत तरीके से रखे और संभाले जाने की वजह से ये बर्बाद ना हो जाए। इस सवाल का जवाब असल में कभी नहीं मिल पाया कि आखिर उस टैंक में वो सोना आया कैसे, लेकिन इस खोज की वजह से एक लाइन से शुरू हो गई। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है कि इस सोने को 1990 में जब वहां पर घुसपैठ हुई थी तब कुवैत से चुराया गया था। जब लड़ाई चल रही थी तो इराकी सैनिकों ने करोड़ों की चीजें कुवैत से चुरा ली थी और जंग के बाद सिर्फ कुछ को ही वापस उनके मालिकों को दिया। और ये है कि चाइनीज टाइप 69 पर्शियन गल्फ वॉर में यूज किया गया था। चाइना ने 1980s में करीब 2000 टैंक बेचे थे, लेकिन इस खोज के बाद भी जिस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया वो ये था कि क्या अब निक ये मिला हुआ सोना रख सकता है या नहीं। और इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, पर हम यही सोचते हैं कि वो अपनी लाखों की लंबों में होगा। लेकिन अगर निक को वाकई सोना मिल गया तो वो अपनी कंपनी को टैंक सलॉट के नाम से नहीं बुलाएगा, बल्कि और बढ़िया नाम होगा टैंक का बिलियन। टाइम बॉम्ब्स में वापसी। जब 1975 में वियतनाम वॉर खत्म हुआ तो अंदाजा लगाया गया कि अभी भी करीब 8 लाख टन बिना फटे हुए बम बचे हुए हैं और पूरे देश में जमीन के नीचे हैं, जिन्हें अनएक्सप्लोडेड ऑर्डेंस भी कहा जाता है। उस समय के बिना फटे हुए बॉम्ब्स आज भी वहां के रहने वालों और उनकी जिंदगी के लिए रोजमर्रा की चीजों के लिए खतरा बने हुए। अप्रैल 2021 में वियतनाम में एक लोकल किसान सुंग नहो कम्यून को 750 पाउंड का जिंदा बम मिला और वो भी तब जब वो अपने चावल के खेतों में काम कर रहे थे। बम M117 डिस्ट्रक्टर था, एक तरह की माइन जो एक ऐसा यूज करती है जिसे मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी फ्यूज कहा जाता है। फ्यूज को बनाया जाता है ट्रिगर करने के लिए जब वो किसी टैंक या सबमरीन जैसी चीज के पास हो तब। और ये चमत्कार ही है कि खेत के किसी भी औजार की वजह से ये 50 सालों में भी ट्रिगर नहीं हुआ और वहीं पड़ा रहा। जहां से बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें मिलना बहुत कॉमन है, वहीं जिन देशों के इतिहास में जंग है उन्हें नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 2020 के दिसंबर में बांग्लादेश के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को कुछ ऐसी चीज मिली जो कि बम जैसी लग रही
रही थी। जब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एयरपोर्ट के तीसरे टर्मिनल में रेनोवेशन के लिए खुदाई कर रहे थे तब उनको ये मिला। जब खबर पहुंचाई गई तो तुरंत ही एयरफोर्स बंगबंधु बेस बम डिस्पोजल यूनिट तुरंत वहां पर आ गई, जिससे कि वो मुश्किल से अनएक्सप्लोडेड ऑर्डेंस को निकाल सकें और वो इसे बिना किसी नुकसान किए निकालने में कामयाब भी रहे। जहां एयरपोर्ट शुरू ही 1980s में हुआ था तो हो सकता है कि ये बम वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में 1971 में गिराया हो। और डरने वाली बात यह है कि इसके ऊपर बिना कुछ जाने कंस्ट्रक्शन भी कर दिया गया और यह सालों से एयरपोर्ट में आने जाने वालों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। तो अगर एयरपोर्ट में बम का ख्याल आपके लिए पर्याप्त डरावना नहीं था, वहीं आप जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि आप करीब 49 सालों से उसी के ऊपर से आ जा रहे थे और किसी भी पल उड़ सकते थे भाई। हम जान ही चुके हैं कि बिना फटे हुए बम का मिलना कितना ज्यादा डरावना हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर एक बड़ा सा बम मिले जिसके अंदर करीब 100 छोटे बम मिले हों। 2006 में ये बुरे सपने जैसा बम लेबनान के एक छोटे से गांव ओज एह में मिला। ये एक क्लस्टर बम है जिन्हें नॉर्मली फायर या ड्रॉप किया जाता है और ये बीच हवा में खुल जाता है और इसमें से निकलते हैं 100 खतरनाक बम ब्लेड्स। बहुत सारी वैरायटी की कैपेसिटी होती है कि वो फुटबॉल के फील्ड जितना एरिया कवर कर सकते हैं। इनकी कैपेसिटी की वजह से और ये नॉर्मल लोगों के लिए कितने खतरनाक हैं ये जानकर इसको इस्तेमाल में लाने पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। इसी कारण से उस गाँव में रहने वालों को राहत है कि इसको जिसके लिए बनाया गया था वो हुआ नहीं। पानी के भीतर का कब्रिस्तान न्यू गुयेना से करीब 1000 मील दूर है चूक लगून, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान का सेंट्रल पैसिफिक ओशन का सबसे ज्यादा भयंकर नेवल बेस था। लगून 607 आइलैंड्स का हिस्सा था जो कि फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया बनाते हैं, जिसमें सालाना करीब 19,000 विजिटर्स आते हैं, जो कि इसे पूरे जहान की सबसे कम घूमी जाने वाली कंट्री बनाते हैं। बहुत सारे विजिटर्स ना होने के बाद भी लगून में बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, लेकिन इनको जानने के लिए आपको तैरना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में चूक ने बाकी पैसिफिक आइलैंड्स के साथ एशिया पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और जापान के खिलाफ दोस्तों खड़ा किया। फरवरी 1944 में यूएस नेवी ने लॉन्च किए चूक लगून में बहुत सारे एयर, शिप और सबमरीन अटैक, जिसकी वजह से जापानी आर्मी का बहुत सा हिस्सा बर्बाद हो गया। इनफैक्ट इस अटैक को, जिसको ऑपरेशन हेल्स्टन कहते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा था कि चूक लगून को दुनिया भर में पानी की कब्र के नाम से जाना जाने लग गया। जंग खत्म होने के बाद डूबी हुई जापानी शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को लगून के ही पानी में जंग लगने के लिए छोड़ दिया गया। दुनिया आगे बढ़ गई और पानी की कब्रिस्तान को सब भूल गए। आज के दिनों में सिर्फ स्कूबा डाइवर्स ये लगून की गहरी मिलिट्री हिस्ट्री में डूब पाते हैं। चूक का छोड़ा हुआ पानी पूरे तरीके से जंग के सामानों से भरा हुआ और सिर्फ इतना ही नहीं, ऑपरेशन हेल्स्टन में करीब 4000 जापानी सैनिक मारे गए थे और उनमें से बहुतों के रिमेन्स वहां पानी में डूबे हुए और बहुत से स्कूबा डाइवर्स को असल में कंकाल भी मिले हैं। इसी कारण से इसके हिस्ट्री में इतने इंपॉर्टेंट होने के बाद भी चूक लगून स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे डरावनी जगह है, खास करके तब जब डाइवर्स को पता ही नहीं होता कि पानी के अंदर आखिर उन्हें मिलने क्या वाला है या कौन वाला है। इस पानी के नीचे की खोज की वजह से चूक लगून के स्कूबा डाइवर्स अपने वेट सूट में ही कूद पड़े होंगे, क्योंकि ये किसी तरह का भूतिया मिलिट्री डाइवर लग रहा है जो कि जंग में गायब हो गया। अच्छी बात यह है कि भूतिया सा दिखने वाला फिगर असल में एक पंप है जो कि चूक लगून के सबसे फेमस जहाज की तबाही से जुड़ा हुआ है, फुजिकावा मारू। ये एक बहुत बड़ा आर्म्ड कार्गो शिप था जो कि लगून के सरफेस से 110 फीट नीचे पड़ा हुआ है। फुजिकावा मारू जैसे कार्गो शिप्स के डूबने का मतलब था कि जमीन के तोप खानों को पानी में अपना नया घर मिल चुका था, क्योंकि एक नेवल बेस से या दूसरे नेवल बेस तक इन्हीं से लेकर जाया जाता था। साउथ पैसिफिक का ये एरिया इसी तरह की मिलिट्री हिस्ट्री से भरा हुआ है और ये सिर्फ चूक लगून से खत्म नहीं हो जाता है। चूक लगून से वेस्ट में 1000 मील की दूरी पर एक छोटा सा आइलैंड देश है पलाऊ, जो कि मिलिट्री की चीजों के मिलने का हॉटस्पॉट है। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव और नई खोज टूरिस्ट ने ढूंढी थी जो कि 2017 में पलाऊ के किनारे पर घूम रहे थे। वहां पर उन्हें सपनों के शहर जैसा पूल दिखाई दिया जो कि ट्रॉपिकल चिड़िया नहीं बल्कि प्लेन था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का प्लेन पलाऊ में करीब 75 सालों से शोभा बढ़ा रहा और मदर नेचर ने अपनी जगह वाकई बना ली और इसे पूरे तरीके से काई और समुद्री जिंदगी से ढक दिया। पलाऊ की जन्नत जैसी अपीयरेंस की वजह से इसका वर्ल्ड वॉर 2 में पार्ट होने की हिस्ट्री पर जरा कम ही भरोसा हो पाता और सबूत मिलने के बाद भी इस पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दलदल का भूत। पलाऊ के प्लेन का पायलट जहां अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं रह पाया, वहीं इस नए एविएशन की कहानी सभी से अलग है। जब 1972 में पापुआ न्यू गिनी में एक ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के सैनिक को हरियाली में कुछ बड़ा सा पड़ा हुआ दिखाई दिया। अपना हेलीकॉप्टर उसे देखने के लिए जब उसने जरा नीचे उतारा तो उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 का बर्बाद हुआ B-17E फ्लाइंग फोर्टिस प्लेन मिला जो कि जंगल की मिट्टी में पड़ा हुआ था। 30 सालों से मिट्टी और दलदल में फंसे हुए होने के बाद भी B-17 बहुत ही गजब का था और बहुत अच्छी पोजीशन में भी था और इसकी सभी मिसाइल गन्स भी अपनी जगह पर ही थी। और चौंकाने वाली बात यह है कि पुरानी कॉफी थर्मस में अभी भी भरी हुई थी, लेकिन आखिर ये प्लेन आया कैसे और इसके पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ, ये मिस्ट्री है।
कि ये हक पहुंचा कैसे। हमें लेकर की जाती है 1942 की फरवरी में। इस दिन कप्तान फ्रेड ईटोन इस मिशन पर गए जो कि दुश्मन जापान के 10,000 लड़ाकू जहाजों को उड़ा देंगे। जैसे ही वो निशाना साधने को हुए तो उनके B-17 बॉम्बर ने सही से काम नहीं किया और दुश्मन के एयरक्राफ्ट तुरंत ही उसे और उसके साथियों को हवा से गिराने के लिए करीब आने लगे। बहुत ही डरावनी आसमानी जंग के बाद B-17 पिट गया और कप्तान ईटोन को पता चला कि पंखों में हुए डैमेज की वजह से फ्यूल लीक हो रहा है, लेकिन वह अभी भी सबसे पास के रिफ्लिंग स्टेशन से मीलों दूर थे, तो एकमात्र ऑप्शन बचता था नीचे उतरना। पापुआ न्यू गिनी के ओरो प्रोविंस के अगाई अम्बो दलदल में गजब की बात है कि कैप्टन ईटोन के साथ 6 और सैनिक थे, लेकिन सभी इस रफ लैंडिंग के बाद भी सही सलामत रहे। लेकिन उन्होंने खुद को दूर कहीं दलदल में फंसा हुआ पाया, लेकिन बहुत ही खराब कंडीशंस में रह चुके होने के कारण सैनिकों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जाग गई और अब समय था अपनी कठिन ट्रेनिंग को काम में लाने का। 2 दिन लगे उसे मोटी धारदार गैस को पार करके उस दलदल के किनारे पहुंचने में और फिर कहीं जाकर वो सूखी जमीन पर पहुंच पाए। लेकिन उस समय तक वो पूरे तरीके से मच्छरों के काटने और मलेरिया से इन्फेक्टेड हो चुके थे। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वो कुछ लोकल से टकरा गए जो कि उन्हें मदद करने के लिए पास के गांव लेकर गए। आराम करने के बाद एक रात बाद उन्होंने सफर तय किया, जिसके अंत में वो उनको रेस्क्यू करने वाले ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल से मिले। 9 सैनिक 1 अप्रैल को पोर्ट मोरिसबी में पहुंचे, जो कि उनके क्रैश के पूरे 36 दिन बाद था, और बस 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रुकने के बाद ही वो फिर से अपने काम पर लग गए। इतने दूर होने की वजह से प्लेन अभी भी अपनी जगह पर ही था और इसकी ऐसी दिखावट की वजह थी लोकल्स इनसे डर जाते थे। इतना ज्यादा डर जाते थे कि उन्होंने तो उसका नाम ही दलदल का भूत रख दिया था भाई। लेकिन इसके पैसेंजर से ठीक उल्टा, इस दलदल के भूत को बाहर निकालने में बहुत समय लगा। 1972 में B-17 के मिलने के बाद मिलिट्री एंथुजियास्टिक फ्रेड हेगन और डेविड टेलिचेट ने फैसला किया कि वो उस दलदल में और खोजबीन करने के लिए जाएंगे। मच्छरों से भरा अगैम्बो दलदल बहुत ही खतरनाक होने के कारण जाना जाता है और कुछ ही हिम्मत कर पाते हैं इसमें जाने की। इनफैक्ट प्लेन इतना दूर था कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा था और यही उम्मीद की जा रही थी कि ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये गोल इतना ज्यादा इम्पॉसिबल था कि जब 1980s के भूत को बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो 20 साल तो प्लेन को जमीन से बाहर निकालने में लग गए। 2006 में फ्रेड और डेविड ने इसे बाहर निकालने का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें B-17 को सेक्शंस में काटा गया, फिर इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से सबसे पास के पोर्ट पर पहुंचाया गया, जिन्हें फिर फाइनली 2010 में हवाई में ट्रांसफर कर दिया गया। आज भी दलदल के भूत के बचे कुछ पार्ट्स पैसिफिक एविएशन म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो कि दूसरा वाटर टाइम हॉटस्पॉट है, पर्ल हार्बर। अगर ये इस जंग के इतिहास का छंद नहीं है तो मुझे नहीं पता फिर क्या है। मुक्ति छोड़ दी। ये है कैंप हीरो, एक छोड़ा हुआ मिलिट्री बेस जो कि न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के मोनटाउक में है। एक समय पर यह वर्ल्ड वॉर 2 का आर्मी बेस था और कोल्ड वॉर में एयर फोर्स बेस था। कैंप हीरो को 1981 में आखिर कमीशन देनी बंद कर दी गई और अब इसे यूएस स्टेट पार्क ऑर्गेनाइजेशन संभालता है। इन दोनों सिर्फ कुछ निडर हैकर्स ही हैं जो कि यहाँ जाने की हिम्मत कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली झलक में बहुत ज्यादा डरावना दिखता है, लेकिन अंदर चीजें वाकई बहुत ही साइंटिफिक है। ये जगह वाकई डरावनी है, लेकिन सबसे खास है मोनटाउक होराइजन के ऊपर लटका हुआ रेडियो टावर। कोल्ड वॉर की हाइट पर इसे बनाया गया था एंटीना, जो कि अपने सिग्नल यूएसए के ईस्ट कोस्ट के टावर तक पहुंचाता था और ये यूएस मिलिट्री को सोवियत के द्वारा किए गए किसी भी न्यूक्लियर अटैक के होने पर 30 मिनट की वार्निंग देता था। लेकिन अपने टाइम पर इस डरावनी चीज का सिर्फ यही काम नहीं था। 1992 में आर्थर और कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट प्रेस्टन निकोलस ने एक बुक पब्लिश करवाई जिसका नाम था मोनटाउक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम, जिनमें उन्होंने बच्चों की किडनैपिंग के बारे में लिखा, जिन्हें यहाँ पर लेकर आया जाता था और उन पर दिमाग से खिलवाड़ करने वाले एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उन्हें गवर्नमेंट करवाती थी। अगर ये सब अभी भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो अब बस आपके लिए चीजें अजीब होने वाली हैं। कैंप हीरो ही नेटफ्लिक्स की स्ट्रेंजर थिंग्स की हॉकिंस लेबोरेटरी की दिल दहला देने वाली कहानी के पीछे की रियल लाइफ इंस्पिरेशन है। लेकिन जहां प्रेस्टन निकोलस की किताब अपनी ऑथेंटिक फीलिंग की वजह से सच्ची कही जाती है, वहीं ये असल में फिक्शन है। लेकिन इसके बाद भी ऑनलाइन थियोरिस्ट इसके दिनों की डरावनी थ्योरीज बनाने से थकते नहीं है। कहते हैं निकोलस की किताब रियलिटी ज्यादा है, फिक्शन कम। लेकिन ये क्लेम किसी भी ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं बताए जाते हैं। लेकिन इसकी रहस्यमय कहानियां आपको यहाँ जाने से पहले 2 बार सोचने को मजबूर कर देंगी, फिर चाहे आपके साथ बैकअप के लिए 11 लोग और ही क्यों ना हो। टैंक चैमेलियन 1916 में जंग का डेब्यू ही था और टैंक एक ऐसी चीज था जिसे आर्म्ड फोर्सेस वॉर में बहुत ज्यादा यूज किया करते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब टैंक का मिलिट्री करियर खत्म हो जाता है तो फिर उनका क्या होता है? कभी ना खराब होने वाली सोच को लेकर बनाए गए टैंक को खराब करना या डिस्ट्रॉय करना बहुत भारी काम हो सकता है। नॉर्मली ये होता है कि जंग के मैदान से मिले टैंक के महंगे पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और फिर उन्हें कबाड़ वाले के पास ले जाया जाता है। लेकिन कुछ हिस्सा तो फिर भी पीछे छूट जाता है। जहां ये किसी पुराने फसल की तरह लग सकता है, वहीं असल में 20th सेंचुरी का टैंक है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था और उसे ढूंढा था नॉर्वे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्वे की आर्मी को बहुत सारे जर्मन टैंक मिले जिन्हें कहते थे
पंजेर को, जो कि दिखाते थे पावर की हार को। और ये कहा जा सकता है कि नॉर्वे आर्मी ने इन टैंक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज किया। 1953 में नॉर्वे आर्मी ने एक डिफेंसिव फोर्ट बनाया जो कि बर्ड फोर्स एयरपोर्ट और नॉर्थ नॉर्वे के एयरफील्ड से बहुत ही पास था। इस फोर्ट का पर्पस था कि अगर कभी 1940 में जैसे जर्मनी ने किया था वैसा ही कोई दुश्मन पर हावी होना चाहे तो भारी भरकम हथियार तुरंत मिल सके, जिसकी रेंज एयरफील्ड के सभी एंट्रेंस को कवर कर सके। बहुत ही गजब के बचाव के तरीके के लिए पंजेर टैंक्स को आधा कंक्रीट में डाल दिया गया और इनके नीचे छेद कर दिया गया जिससे टनल का यूज किया जा सके और इसके अंदर और बाहर आया जा सके। 1960s तक फोर्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और ज्यादा तो पोजीशंस भी बना दी गई जिससे कि पंजर बेकार हो गया, तो इसीलिए टैंक को पूरे तरीके से कंक्रीट से ढक दिया गया। और जब 1980s में फोर्ट को खत्म किया गया तब तक इन्हें पूरे तरीके से भूला जा चुका था, लेकिन ये तभी जब तक 2007 में उसके होने के र्यूमर की वजह से इसे खोदा नहीं गया। यार, जब मैं कुछ कूल चीजें खोदता हूं ना तो मुझे हमेशा कुछ बोरिंग और पुराने एंशिएंट खजाने मिलते हैं। क्या दो टैंक मिल जाए? मेरे ये मांग करना गलत होगा क्या, बताइए। कंक्रीट से चलते हैं अब कंट्री साइड में। इस सुंदर खेत में छोड़े गए टैंक की स्नैप शमशू आइलैंड में ली गई थी। मैंने सुना कि आपने पूछा शुम क्या? शमशू नॉर्थ पैसिफिक ओशन के कुरिल आइलैंड चेन का हिस्सा है और 1945 के अगस्त में सोवियत के आइलैंड जीतने का साइट भी था। आपको लग सकता है कि शमशू में ऐसे फूलों के खेत में किसी टैंक का मिलना बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, लेकिन जो लड़ाइयां यहाँ लड़ी गई उनमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो ऐसे ये टैंक अपने आसपास की हरियाली से कहीं अलग हैं क्योंकि इनमें है जंग की डरावनी और बुरी यादें। सबमरीन मैडनेस। लोग कहते हैं जब आप किसी चीज के बारे में सबसे कम सोचें तो वही हो जाती है, लेकिन ये अगली मिलिट्री फाइंड तो ऐसी है जैसी कोई भी नहीं है। इसे देखिए जरा। 2013 के 1 अक्टूबर को इटली के मिलान के रहने वाले लोग अपने दरवाजे पर तबाही को देखकर जाएंगे। वहां सड़क के बीचों बीच एक सबमरीन थी जो कि पोमेन के नीचे से आ गई थी, जहां ये आज तक का सबसे मैसिव मिलिट्री मिशन लग सकता है। वहीं मैं आपको बता दूं, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं था। ये बढ़ा चढ़ा हुआ स्टंट एक तरीके का एडवर्टाइजिंग कैंपेन था जिसे प्रोटेक्ट योर लाइफ के नाम से जाना जाता है, या फिर इस केस में प्रोटेक्ट योर कार के नाम से। और ये यूरोप असिस्टेंस के लिए ANC साची मिलानो ने किया था। इस एडवर्टाइजिंग का पॉइंट ये था कि लोगों को पता चले कि उनके पोजीशन कितने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब और आपके सामने क्या आ जाए भाई। जहां स्ट्रीट सबमरीन के पीछे की असलियत हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है, वहीं यहाँ बहुत सारी रियल लाइफ सबमरीन मिली हैं जो कि मिलिट्री हिस्ट्री की झलक दिखाती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 52 यूएस सबमरीन खो गई थी और उनके साथ 3506 लोग भी खो गए थे। खोई हुई सबमरीन में से एक था USS ग्रेबैक, जो कि अपने खो जाने के बावजूद भी अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे सक्सेसफुल सबमरीन था। अपने 10 सी पेट्रोलर्स में ये जिम्मेदार है 14 डूबी हुई दुश्मनों के जहाज के लिए, जो कि टोटल करीब 6,33,835 टन का था। इनमें से एक इंपीरियल जापानी नेवी सबमरीन भी थी, लेकिन अपनी सक्सेस के बावजूद भी इस सबमरीन की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। ये मिलिट्री शुरू हुई 28 जनवरी 1944 को, जब USS ग्रेबैक पर्ल हार्बर से निकला अपनी 10वीं कॉम्बैट पेट्रोल के लिए। जब तक मार्च करीब आया तो ग्रेबैक अपने लौटने के समय से 3 हफ्ते लेट था और लास्ट में इसे और इसके 80 क्रू मेंबर्स को मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया था। जंग के बाद नेवी ने सारी लिंक बिठाई कि आखिर क्या हुआ होगा और 1949 तक वो सिर्फ यही एक जगह ही लोकेट कर पाए जहां पर इन्हें लगा कि वहां पर USS ग्रेबैक अपने अंत में मिला होगा। जंग के बाद के जापानी रिकॉर्ड्स में एक इंसिडेंट है जहां पर एक नाकाजिमा B5N ने सबमरीन के कोऑर्डिनेट को जापान के ओकिनावा से 100 मील दूर पाया, लेकिन जब इसको ढूंढने की कोशिश की गई तो नेवी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि जैसे USS ग्रेबैक गलती से गायब हो गया। सच में क्या? पहले सवाल का जवाब देने वाले थे टीम टेलर, एक बोना फाइबर सबमरीन हंटर जिसने खोई हुई 52 अमेरिका की सबमरीन को खोजना ही अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया। इन इनिशिएटिव को नाम दिया गया द लॉस्ट 52 प्रोजेक्ट और टीम और एक्सपर्ट्स की टीम ने अपनी खोज को शुरू किया 2006 में। ये कहना एकदम सही होगा कि ये बहुत ही आसान काम नहीं था, लेकिन 2018 में चीजें बदलने लगी जब जापानी सिस्टम इंजीनियर और मिलिट्री एंथुजियास्ट युताका एवसाका ने खोए हुए 52 प्रोजेक्ट टीम को कांटेक्ट किया, जो कि USS ग्रेबैक को ढूंढने में बिजी थी। जब वो जापानी नेवी आर्काइव पढ़ रहे थे तो युताका को एक रेडियो ट्रांसमिशन का ट्रांसक्रिप्शन मिला जो कि 26 फरवरी 1944 का था। उसने जब इसका
एनालिसिस किया तो पता चला कि जापानी ट्रांसलेशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ग्रेबैक के बारे में ये कहा गया था कि ग्रेबैक के लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स में एरर था, एक डिजिट गलत थी। अब शुरुआती गलती के करीब 50 साल बाद टीम 2019 में अंडर वाटर ड्रोन की मदद से समंदर में ग्रेबैक को ढूंढने लग गई। अब सही कोऑर्डिनेट्स में होने के बाद भी ग्रेबैक की सही लोकेशन ढूंढने में करीब 1 साल लगने वाला था, लेकिन जून 5 को टीम अंडर वाटर के द्वारा कलेक्ट किया गया सोनार डेटा चेक कर रही थी और वो चौंके अपनी आंखों के सामने ग्रेबैक को देखकर। इन हाईटेक ड्रोन और सोनार की मदद से डिजिटल इमेज बना देने वाले टैलेंट की वजह से न सिर्फ 74 साल पुराना रहस्य सॉल्व हो गया, बल्कि ये उन 80 सबमरीन के साथ खोए हुए लोगों की फैमिली के लिए भी क्लोजर ही था। नवंबर 2022 तक द लॉस्ट 52 प्रोजेक्ट और इसी तरह के औरों ने 52 में से 14 सबमरीन ढूंढ निकाले और मैं इस बात का इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ कि आने वाले सालों में इन्हें और क्या क्या मिल सकता है। क्या आपको खुद भी कभी कोई मिलिट्री की पुरानी चीज मिली है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।